शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी। तो आज संस्कार शाला के अंतर्गत मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। यह कहानी आपके अंतःकरण को भिगोकर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब बुढ़ापे में अकेले मरना है तो फिर संतान क्यों पैदा करें। दोस्तों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने तमाम शौक मनोरथ को ताक पर रखकर खुद आधे पेट खाकर भी अपने संतान को क्यों इस लायक बनाएं जब वह हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, इस कहानी से आपको रिश्ते की कड़वी सच्चाई के साथ ही सच्चे रिश्ते की गहराई का भी पता चलेगा। दोस्तों, आपको पता चलेगा कि खून के रिश्ते भले ही आपको एक समय खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दें, पर इंसानियत के आधार पर बने रिश्ते आपकी पूरी जिंदगी के लिए वैसाखी बन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जीवन के प्रति आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अतः अगर आपको अच्छी कहानियां पढ़ने सुनने का शौक है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, यानी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, आज सच्ची घटना पर आधारित जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मूल कहानी मराठी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, मुझे इस कहानी के लेखक का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं उनकी लेखनी को नमन करता हूं। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले मुझे यह कहानी हिंदी अनुवाद के रूप में कहीं पर प्राप्त हुई थी, जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों, यह कहानी एक डॉक्टर ने लिखी है जो सप्ताह में एक दिन समाज सेवा के नाम पर मरीजों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही उन्हें अपनी ओर से आवश्यक दवाएं भी निःशुल्क देते थे। उन्होंने लिखा है कि हमेशा की तरह मैं आज भी अपने परिसर के बाहर बैठे भिखारियों के मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। एक तो मुफ्त स्वास्थ्य जांच और ऊपर से मुफ्त दवाएं भी। मेरे परिसर के बाहर भीड़ लगाए हुए कतार में खड़े थे सारे भिखारी। दोस्तों, उन्होंने आगे लिखा है कि अनायास ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो एक पत्थर पर करीब में ही बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी तो नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी वैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे उसे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि शायद मेरा ही अंदाजा गलत होगा, वो बुजुर्ग भिखारी ही हैं। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज लगाई, उसके करीब ना जाए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करता हुआ उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैलाते हैं वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा अंदाजा फिर गलत निकला। घोर आश्चर्य, उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम्स इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। उनकी आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोले, ओह कैटरेक्ट, आई हैड
cataract operation in 2014 for my left eye in रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग बोले, मैं तो यहां रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूं सर। उनकी बातों ने मुझे फिर एक बार चौंका दिया था। मैंने कहा, वो तो ठीक है बाबा, लेकिन आप भीख क्यों मांगते हो? मुझे तो लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए ही बोले, पढ़े लिखे? शायद उन्हें मेरी इस बात पर एतराज था कि मैंने उन्हें केवल पढ़ा लिखा ही समझा था। दोस्तों, मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा बोले, ओह नो डॉक्टर, व्हाई कुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू। मैंने कहा, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बुजुर्ग बोले, समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर साहब? फिर उन्हें न जाने क्या सूझी, बोले, अच्छा ओके चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल समझेंगे। और इतना बोलकर वे हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। अब बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, वेल डॉक्टर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने शुरुआत तो अंग्रेजी में ही की थी, फिर ना जाने क्यों वो हिंदी में बोलना शुरू किए। बोले, मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और फिर ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा दिया और फिर कुछ पैसे हाथ में देकर घर बिठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। मेरी एक ही औलाद है और वो बेटा है, वह भी मैकेनिकल इंजीनियर है। मेरे बेटे ने वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर एक छोटी कंपनी और डाली। बुजुर्ग की बात सुनकर मैं और चकराया और बोल पड़ा, बाबा तो फिर आप यहां इस हालत में कैसे? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटे मैं किस्मत का शिकार हूं। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चले गया और हम जापानी बुढ़िया को, जापानी गुड्डे गुड़िया को यहां छोड़ दिया। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। किसी की हंसी भी इतनी करुण हो सकती है, ऐसा मैंने पहली बार सुना, पहली बार अनुभव किया। दोस्तों, लेखक लिखता है कि मैं पूछा, बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहां लात मारे वहां पानी निकाल दें। बुजुर्ग अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते हुए बोले, लात? कहां और कैसे लात मारूं बेटा, आप ही बताओ मुझे। बाबा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उनके तो एक पैर ही नहीं है। मैं तो वैसे ही फ्लो में बोल गया था। मैंने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बाबा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा। आखिर इतने वर्षों का अनुभव जो है आपके पास। बुजुर्ग बोले, यस डॉक्टर, यू आर राइट, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूं और मुझे 8,000 रुपये महीने तनख्वाह मिला करते हैं। अब मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहां कैसे? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर साहब, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहां मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, बेचारी उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूं, शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूं और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूं। उनके मुंह से तीनों सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया। मैंने आश्चर्य से पूछा, बाबा अभी तो आप बता रहे थे कि घर में केवल आप और आपकी पत्नी ही हैं, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप तीनों के लिए खाना बनाते हैं? आखिर ये तीसरा या तीसरी कौन है? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर साहब, मेरी बचपन में ही मेरी मां का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था जिसकी मां ने मुझे भी अपने बेटे की तरह ही पाला। कुछ वर्ष पहले
मेरे उस जिगरी दोस्त का हार्ट अटैक में निधन हो गया। इसके बाद मैं उसकी 92 साल की मां को अपने साथ रखने के लिए घर ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पांव नहीं, घर बार भी नहीं, जो था भी वो बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की मां की देखभाल करते हैं। कैसे जीवट वाले इंसान है ये। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको इस रास्ते पर ले आया, आपको ठोकरे खाने को छोड़ गया, क्या आपको उस पर गुस्सा नहीं आता? बुजुर्ग बोले, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था ना, जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहां है? मैंने कहा, लेकिन बाबा लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? आपका सब कुछ तो ले लिया, ये तो लूट हुई ना बाबा। कुछ देर बाद मैंने भी एक गहरी सांस लेकर कहा, अब आपके यहां भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ रहा है। शायद आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपए महीने से आप तीनों का गुजारा नहीं होता होगा, इसीलिए आप यहां आते हो। बुजुर्ग बोले, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, 8,000 रुपए में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूं, लेकिन मेरे मित्र की जो मां है ना, उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की उनकी नियमित दवाइयां चलती है। उस 8,000 रुपए में बेटे सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन उनकी दवाइयां मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहां रोज बैठता हूं, लेकिन भीख में पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं स्वीकार करता। मेडिकल स्टोर वाला मुझे महीने भर की दवाएं उधार दे देता है, और यहां 2 घंटे में मुझे भीख में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज जाकर उसे दे दिया करता हूं। मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है, और ये खुद किसी और के मां की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से रोक नहीं पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की मां के लिए आप यहां रोज भीख मांगने आते हो? अब बुजुर्ग के स्वर में थोड़ा रोष था। बोले, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिल गया है। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 आप यहां भीख मांगने आते हो तो? बुजुर्ग बोले, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं, मेरी हेल्प के बिना तो वो करवट तक नहीं बदल पाती, यहां कहां से आएंगे पता करने के लिए? और ऐसा बोलकर एक बार फिर वो हंस पड़े। दोस्तों, बाबा की बात पर हंसी तो मुझे भी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूं तो ठीक रहेगा ना, फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग बोले, नो नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए अगर आप दवाएं मुफ्त में देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी ही कहलाएगी ना। उनका बेटा अभी समर्थ है डॉक्टर, कोई मुझे भिखारी कहे ये मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर कोई मेरी मां को भिखारी कहे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों, इतना कहकर बूढ़े की आंखें एक बार फिर से भर आई। कुछ देर बाद वो बोले, ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूं, घर पहुंचकर मुझे अभी खाना भी बनाना है। मैं निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाते हुए बाबा बोले, डॉक्टर प्लीज अब इस रिश्ते में मत बांधो मुझे, एक गया है हाल ही में हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो इस उम्र में अब मेरी सहन करने की शक्ति नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई पर ममतामयी आवाज में बोले, अपने ध्यान रखना मेरे बच्चे। दोस्तों, शब्दों से तो उन्होंने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया था,
लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि इस रिश्ते को उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में हमसे भी अधिक दुखी और अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले इंसान हैं। अतः हो सकता है कि इन्हें देखकर हमें हमारा दुख कम प्रतीत हो और इस दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदले। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि आप अपने संतानों को जरूर पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें काबिल भी बनाएं, पर केवल अपना फर्ज समझकर। कभी भी अपने आप को इस हालत में नहीं लाएं कि आप दूसरे के मुहताज बन जाएं। आप संतान के लिए सब कुछ कीजिए, पर अपने लिए भी कुछ रखिए। आप संतान के लिए जितना कर सकते हैं कीजिए, लेकिन कभी भी अपने जीते जी अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी जमा पूंजी उनको न सौंपें। दोस्तों, कोई भी अपने साथ यहां से कुछ भी लेकर नहीं गया है, आप भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। आपके मरने के बाद तो यह सब उसी का ना होगा। आपके न रहने पर उसे यह बेचकर बिजनेस बढ़ाए या फिर अय्यासी में उड़ा दे। आपको क्या, आप देखने तो आएंगे नहीं। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले एक उद्योगपति की खबर समाचार पत्र की सुर्खियों में था, जिन्होंने अपने जीते जी अपने इकलौते बेटे को अपना सब कुछ सौंप दिया था। बेटा हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया और बाप को घर से भी निकाल दिया। दोस्तों, मामला अभी कोर्ट में है। और दोस्तों, ये कहानी इंग्लैंड व अमेरिका की नहीं, अपने ही देश की है। अतः देश व समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से आपको हमको सीखने की जरूरत है। इस भ्रम में मत रहें कि मेरा बेटा बेटी तो श्रवण कुमार है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज का सामाजिक परिवेश ऐसा हो गया है कि किसी को भी बदलते देर नहीं लगती। कृपया मुझे गलत नहीं समझे दोस्तों, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका क्या, किसी का भी औलाद ऐसा नहीं बने। मेरा तो मानना है कि ऐसी औलादों के होने से तो बेहतर है कि औलाद हो ही नहीं। एक ही दुख रहेगा ना कि औलाद नहीं है, पर यकीन मानिए दोस्तों, औलाद नहीं होने का दुख इस दुख के सामने छोटा है जब औलाद नालायक निकल जाए। अतः अपने को बच्चे को पढ़ाइए कम, लेकिन संस्कार उन्हें अधिक दीजिए। एक संस्कार उस इंजीनियर भिखारी को भी उनके दोस्त की मां से मिला था, जो खुद ऐसी परिस्थिति में होकर भी अपने बेटे का फर्ज निभा रहे थे। और एक संस्कार उस भिखारी इंजीनियर ने अपने बेटे को भी दिया था, जो उन्हें इस हाल में छोड़ गया था। इसीलिए दोस्त बोलते हैं संस्कार संस्कार का फर्क होता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमेशा अच्छा सोचें, हालातों का सामना करें और कभी भी हालातों से समझौता ना करें। ये इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसे दूसरे तक ही पहुंचे, दूसरे तक भी भेजें, ताकि किसी का भी औलाद इस तरह से ना निकले, कोई भी अपने माँ बाप को इस तरह से बेसहारा ना छोड़े। दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।